जब कोई देश नया नया आज़ाद होता है तो उसे बनाता कौन है, उसकी नींव कौन रखता है। आज हम बात करेंगे उसी शख्सियत की जिसे अक्सर आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक ऐसे लीडर की कहानी जिन्होंने सिर्फ आज़ादी का जश्न नहीं मनाया, बल्कि एक बिखरे हुए देश को आने वाली सदियों के लिए तैयार करने का एक बहुत बड़ा सपना देखा। जरा सोचिए, 15 अगस्त 1947 की वो आधी रात, जब ये शब्द हवा में गूंजे होंगे। नेहरू का ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये करोड़ों लोगों की धड़कन थी, एक टूटे हुए देश की उम्मीदों का ऐलान था, मतलब एक नई आज़ाद सुबह का वादा। लेकिन ये वादा पूरा करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। आज़ादी के साथ हमें विरासत में मिली थी कुछ बहुत ही भयानक चुनौतियां। देश बंटवारे के जख्मों से कराह रहा था, करोड़ों लोग गरीबी की मार झेल रहे थे, और हालत ये थी कि देश में 100 में से 80 से ज़्यादा लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। इंडस्ट्री के नाम पर तो लगभग कुछ था ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि भई एक देश को जीरो से कैसे खड़ा किया जाए। तो चलिए, आज की हमारी इस पड़ताल में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हम समझेंगे कि नेहरू का वो विजन क्या था, वो कौन से इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को शेप दिया, और इस सफर में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो इस नए भारत का जो खाका था, जो ब्लूप्रिंट था, वो आखिर था क्या? ये कोई कागजी दस्तावेज नहीं था, बल्कि ये नेहरू के जहन में बसा एक बहुत ही पावरफुल विजन था। असल में ये पूरा विजन 4 मजबूत पिलर्स पर टिका था। पहला, एक मजबूत और सेक्युलर डेमोक्रेसी, जो उस बंटवारे से टूटे देश के लिए वाकई एक क्रांतिकारी सोच थी। दूसरा, साइंस और एजुकेशन के जरिए तरक्की। तीसरा, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, मतलब भारत अपनी जरूरतों के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे। और चौथा, एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। इन्हीं 4 खंभों पर नए भारत की इमारत को खड़ा होना था। अब नेहरू को एक बात तो साफ पता थी कि किसी भी देश की असली दौलत उसके लोग होते हैं, उसका ह्यूमन कैपिटल। पर यहाँ एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। एक ऐसे देश में साइंटिफिक सोच कैसे लाई जाए जहाँ करोड़ों लोग बुनियादी शिक्षा से भी दूर थे। जरा सोच कर देखिए, क्या कोई मॉडर्न देश बिना साइंटिस्ट, इंजीनियर और डॉक्टरों के बन सकता है? बिल्कुल नहीं। आज़ाद भारत के पास इन फील्ड्स में एक्सपर्ट्स की जबरदस्त कमी थी। तो ये चैलेंज सबसे पहले और सबसे जरूरी था, और इस मुश्किल का हल निकाला गया दुनिया के बेहतरीन संस्थानों का एक नेटवर्क बनाकर। इंजीनियरिंग के लिए आईआईटीज बनाए गए, और एक मजेदार बात, पहला आईआईटी खड़गपुर में एक पुरानी जेल की बिल्डिंग में शुरू हुआ था। मैनेजमेंट के लिए आईआईएम्स बने, और हेल्थ केयर को बेहतर बनाने के लिए एम्स की नींव रखी गई। ये सिर्फ कॉलेज नहीं थे, ये भारत के भविष्य को गढ़ने वाली वर्कशॉप्स थीं। अच्छा, दिमाग तो तैयार हो रहे थे, लेकिन सिर्फ पढ़े लिखे लोगों से तो काम नहीं चलता। देश को आर्थिक तौर पर भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना था, और इसके लिए नेहरू का सपना था भारत को एक इंडस्ट्रियल पावर बनाना। और इसी सपने को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने एक बहुत मशहूर बात कही। उन्होंने बड़े बड़े बांधों और स्टील प्लांट्स को आधुनिक भारत के मंदिर का नाम दिया। उनके लिए ये सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं थे, बल्कि ये देश की तरक्की और आत्मनिर्भरता के प्रतीक थे। और इसी सोच का नतीजा था भाखड़ा नांगल जैसा विशाल डैम, जिसने लाखों खेतों को पानी दिया और शहरों को बिजली। बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए गए ताकि सड़कें, पुल और फैक्ट्रियां बनाने के लिए हमें बाहर से स्टील न मंगाना पड़े। हाँ, ये भी बात सच है कि भारी उद्योगों पर इतना जोर देने की वजह से इसकी आलोचना भी हुई, पर यह भी देखना होगा कि इन बड़े प्रोजेक्ट्स ने लाखों लोगों को काम दिया। तो देश के अंदर तो काम चल रहा था, लेकिन भारत को दुनिया के नक्शे पर भी तो अपनी एक पहचान बनानी थी, और उस वक्त की दुनिया में ये काम बहुत बहुत मुश्किल था। देखिए, उस समय पूरी दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका वाला वेस्टर्न ब्लॉक, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का ईस्टर्न ब्लॉक। और दोनों ही नए नए आज़ाद हुए देशों पर जबरदस्त दबाव डाल रहे थे कि वो उनकी साइड आ जाएं। अब ऐसे में नेहरू ने एक तीसरा रास्ता चुना, जो वाकई में बहुत हिम्मत का काम था, और वो रास्ता था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये भारत जैसे कई नए आज़ाद देशों का एक ग्रुप था, जिन्होंने साफ कहा कि हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। इस एक मूव ने भारत को वर्ल्ड स्टेज पर एक अलग और दमदार आवाज दी। तो सवाल ये उठता है कि इतने दशकों बाद नेहरू की इस विरासत का हुआ क्या? जो नींव उन्होंने रखी थी, वो आज के भारत में कितनी मजबूत है? चलिए जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 3259। जानते हैं ये क्या है? ये वो दिन है जो नेहरू ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में जेल के अंदर बिताए थे, करीब करीब 9 साल। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि एक आज़ाद और मॉडर्न भारत बनाने का जुनून कितना गहरा था। आज जब हम इंडिया के आईटी बूम या स्टार्टअप कल्चर की बात करते हैं, तो उसकी जड़ें इन्हीं आईआईटीज और आईआईएम्स में हैं।
सेक्युलर डेमोक्रेसी का सिद्धांत तमाम चुनौतियों के बाद भी हमारे देश की पहचान का एक अहम हिस्सा है। और जो इंडस्ट्रियल बेस उन्होंने तैयार किया, उसी ने आगे चलकर आर्थिक विकास की राह बनाई। उनकी विरासत सिर्फ इमारतों या बांधों में नहीं, बल्कि उस सोच में जिंदा है जिसने आज के भारत की बुनियाद रखी। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या किसी देश का 75 साल पुराना ब्लूप्रिंट 21वीं सदी में भी उसका रास्ता तय कर सकता है? ये वो सवाल है जो नेहरू की विरासत को आज भी जिंदा और बहस का एक जरूरी हिस्सा बनाए रखता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।